दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित की शुरुआत आज उस सियासी विद्रोह के साथ जिसकी वजह से बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में तूफान से पहले सन्नाटा पसरा है। आज तेजस्वी की यात्रा का आखिरी दिन है। हेडलाइन उनकी यात्रा की बननी चाहिए थी, लेकिन खबर बनी है परिवार में बगावत की। बवंडर के इस केंद्र में है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और इसके खलनायक माने जा रहे हैं लालू के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव की आंख, नाक, कान कहे जाने वाले संजय यादव। तेजस्वी के संजय ने लालू परिवार का रोहिणी नक्षत्र खराब कर दिया है। रोहिणी ने अब तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पटना से करीब 5000 किलोमीटर दूर सिंगापुर से वो सोशल मीडिया के जरिए जो इशारा कर रही हैं, उसका संकेत और संदेश पूरी तरह से साफ है। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी और परिवार के सभी लोगों को अनफॉलो कर दिया है। वो एक्स पर सिर्फ 3 लोगों को फॉलो कर रही हैं, बाकी सभी को अनफॉलो किया गया है। एक्स पर वो जिन चुनिंदा 3 लोगों को फॉलो कर रही हैं, उनमें ना तो आरजेडी का ऑफिशियल हैंडल है, ना ही तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या फिर पार्टी और परिवार का कोई और सदस्य शामिल है। अब सवाल यह है, क्या रोहिणी आचार्य पार्टी और परिवार में अपनी अनदेखी से इतनी आहत हो गई हैं कि वो आरजेडी भी अब छोड़ देंगी? क्या रोहिणी आचार्य के गुस्से और विद्रोह के विलन तेजस्वी के सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव ही हैं, या फिर परिवार में शुरू हो गई है विरासत की ये जंग? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। अभी आप एक्स पर रोहिणी का सबसे नया पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है, आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ये पोस्ट उन्होंने कल शाम 7:05 पर किया था। क्या रोहिणी ये कहना चाहती हैं कि जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव बीमार थे तो 9 संतानों में सिर्फ वो अकेली थीं जिन्होंने अपनी एक किडनी देकर अपने पिता को नया जीवन दान दिया? क्या वो अपनी पोस्ट से ये बताना चाहती हैं कि जब तेजस्वी को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया तो उन्होंने इस फैसले का साथ देकर बहन का धर्म निभाया? क्या वो ये भी कहना चाहती हैं कि जब उनके भाई तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया तो उन्होंने खामोश रहकर अपने पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव का मान रखा? रोहिणी खुलकर ना लिख रही हैं, ना बोल रही हैं, लेकिन उनकी ओर से जो भी लिखा गया है उससे बगावत के संकेत और संदेश साफ साफ पढ़े जा सकते हैं। शुक्रवार की शाम 4:10 पर एक और पोस्ट किया, जिसमें लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने 4 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई हैं। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में शायद वो जा रही हैं। मुमकिन है कि ये वीडियो उस समय का है जब वो सिंगापुर के अस्पताल में अपने पिता को किडनी डोनेट करने के लिए जा रही थी। रोहिणी ने अपनी बगावत का पहला संकेत 2 दिन पहले उस वक्त दिया जब उन्होंने फेसबुक पर आलोक कुमार नाम के आरजेडी समर्थक के पोस्ट को रीपोस्ट किया। इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर थी जिसमें बिहार अधिकार यात्रा की बस पर तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आए, जिस पर आरजेडी समर्थक आलोक कुमार ने आपत्ति जताते हुए लिखा, फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष नेता नेतृत्वकर्ता के लिए तय होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई खुद को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे या बैठते देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे, यह हमें कतई मंजूर नहीं है। ये सारी बातें आलोक कुमार नाम के यूजर ने खुद लिखी। अपने पोस्ट में उन्होंने बिना नाम लिए संजय यादव को 2M दर्जे का इंसान करार दिया। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर बिना कुछ लिखे आलोक कुमार के पोस्ट को शेयर कर दिया। जाहिर है यह खबर तेजस्वी यादव और संजय यादव तक भी जरूर पहुंची होगी। ऐसे में रोहिणी तक
न जाने कौन सा संदेश पहुंचाया गया या फिर क्या हुआ कि उनकी ओर से एक्स पर सफाई के अंदाज में नया पोस्ट किया गया। इसमें रोहिणी ने 2 तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों में बिहार अधिकार यात्रा की बस में उसी सीट पर 2 और नेता बैठे नजर आए, जहां तेजस्वी यादव की जगह संजय यादव बैठे दिखे। इन तस्वीरों के साथ रोहिणी आचार्य की ओर से यह लिखा गया कि वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वालों को आगे बैठे देखना यह सुखद अनुभूति है। अब सवाल यह है, क्या किसी ने रोहिणी को सफाई पेश करने के लिए मजबूर कर दिया? क्या संजय यादव ने ही परिवार के किसी सदस्य के जरिए रोहिणी पर सफाई के लिए दबाव बनवाया? इन सवालों की जवाब तो खुद रोहिणी ही दे सकती हैं, लेकिन उनकी ओर से अब तेज प्रताप सामने आ गए हैं। आपको सुनाते हैं रोहिणी के लिए तेज प्रताप यादव की ओर से क्या कहा गया है। बढ़िया, हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी। महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनकी बहन का जो अपमान करेगा उस पर भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब कौन है वो इंसान जो रोहिणी का अपमान कर रहा है? क्या वो संजय यादव ही हैं जिन पर तेज प्रताप ने कल भी एक बार फिर से कटाक्ष किया था? हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जज चंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तेज प्रताप यादव का यह बयान भी आपने सुन लिया। अनुष्का यादव से प्रेम प्रसंग सामने आने पर तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। बावजूद इसके रोहिणी आचार्य के मन में अपने छोटे भाई तेज प्रताप के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। अभी इसी 13 सितंबर को तेज प्रताप यादव ने पटना में तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से आए बाढ़ पीड़ितों का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो लोगों को अपने आवास पर अपने हाथों से खाना परोसकर खिला रहे थे। तेज प्रताप की इस पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। रोहिणी आचार्य के बागी तेवर पर सोशल मीडिया में उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। फेसबुक पर आदिल शेख नाम के एक यूजर ने रोहिणी की नाराजगी को लालू परिवार में विरासत की जंग से जोड़ा है। आदिल ने लिखा है कि दीदियों यानी रोहिणी और मीसा को संजय यादव से ज्यादा अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से घबराहट है, क्योंकि तेजस्वी के रहते इन बहनों का राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। आदिल शेख ने अपनी पोस्ट में मीसा पर पाटलिपुत्र से चुनाव जीतने के बाद गायब रहने का, तो रोहिणी पर सारण से हार के बाद सिंगापुर में बैठकर आरजेडी कार्यकर्ताओं को बुरा भला सुनाने का आरोप लगाया है। आदिल शेख ने रोहिणी और मीसा को आरजेडी से 6 साल नहीं बल्कि 60 साल के लिए बाहर निकालने की भी मांग कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी ने फेसबुक पर बाकायदा रिप्लाई करते हुए जो कहा है, उसने परिवार में लड़ाई की पुष्टि कर दी है। रोहिणी ने अपने रिप्लाई में लिखा है, सही बोले भाई, प्लीज करवा दो अपने सुपर बॉस को बोलकर। मेरे जैसी बेटी बहन तो तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी बेटी तुमको कभी किडनी ना दे। अब जाओ आईटी सेल पर दिहाड़ी मजदूरी करो, पैसा मिलेगा, फिर हमको ट्रोलिंग किसी और दिन कर लेना। हम तो यही हैं, तुम जैसों के बाप को जवाब देने के लिए। ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। अब इसमें कोई भी संशय की गुंजाइश नहीं बची कि रोहिणी ने अपने रिप्लाई में आदिल शेख के जिस सुपर बॉस का जिक्र किया है वो संजय यादव ही हैं। इसके साथ ही वो आदिल जैसे लोगों को संजय यादव का दिहाड़ी मजदूर भी बता रही हैं। एक तरफ रोहिणी अपने रिप्लाई से आरजेडी में मौजूद अपने विरोधियों को जवाब दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में कई आरजेडी समर्थक खुलेआम संजय यादव का समर्थन कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं आनंद भगत नाम का एक यूजर जिन्होंने लिखा है, संजय यादव जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आलोचना करना आसान है, लेकिन संजय यादव बनना आसान नहीं है। रोहिणी के बागी तेवर पर बिहार की राजनीति भी गर्म हो चली है। फिलहाल लालू को नई जिंदगी देने वाली बिटिया के मन में क्या चल रहा है, उसका विश्लेषण करेंगे। उसके पहले आरजेडी सुप्रीमो की बागी बिटिया पर बिहार का जुर्मानी संग्राम सुनिए। संजय यादव जो हरियाणा का रहने वाला है, मुफ्त में जो है से राज्यसभा का सीट ले गया है। तेजस्वी यादव पर पूरा एकाधिकार संजय यादव ने जमा लिया है। अपने भाई के राजनीतिक पीड़ा को भी सार्वजनिक रूप से ट्वीट के माध्यम से व्यक्त किया और परिवारवादी राजनीति में यही छल कपट का खेल चलता रहता है। भाई बहनों के अति महत्वाकांक्षा ने इस परिवार को विखंडन की तरफ धकेल दिया है। बिहार की जनता कह रही है और मेरा भी सुझाव है, पहले अपने परिवार भाई बहनों को संभालिए। बिहार संभालने के लिए एनडीए बिल्कुल उपयुक्त है। तो होना ही था उन लोग के भी। अभी उनके लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे हैं, वो भी अपने परिवार से बगावत किए हुए अलग रहते हैं, परिवार से हट के रहते हैं। संजय यादव का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है कि उस दल के सबसे सर्वमान्य नेता इन दिनों तेजस्वी यादव जी वो निर्णय लेंगे। इसमें कोई शक है ही नहीं कि रोहिणी बेहद दुखी हैं। ऐसे में क्या वो वाकई आरजेडी से पूरी तरह से किनारा कर लेंगी? क्या लालू परिवार में दरार और तकरार के लिए संजय यादव ही जिम्मेदार हैं? इस पर बिहार की राजनीति के जानकार क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी के बड़े भाई हैं, वो जयचंद किसको कहते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बावजूद इसके संजय यादव राज्यसभा तक गए और संजय यादव का कद पार्टी में हर किसी नेता से बड़ा होते जा रहा है। तेजस्वी के मित्र संजय यादव तेजस्वी को राजनीति में किस हद तक लेकर जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संजय के सहारे ये चुनावी बैतरनी और ये चुनावी महाभारत तेजस्वी पार कर लेंगे, इस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कुल मिलाकर लड़ाई लालू के राजनीतिक विरासत पर कब्जा पाने की है और इसी विरासत के दावेदार तेजस्वी यादव ही हैं, इसी विरासत के दावेदार तेज प्रताप यादव ही हैं और इसी विरासत के दावेदार रोहिणी आचार्य और मीसा भारती भी हैं। लालू प्रसाद यादव के दो बेटे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप। वैसे तो तेज प्रताप बड़े बेटे हैं, लेकिन सियासत की विरासत तेजस्वी के हाथों में ही है। वहीं इन दिनों पार्टी चला रहे हैं। इन दोनों भाइयों के अलावा 7 बहनें हैं, यानी लालू राबड़ी की 7 बेटियां हैं। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य राजनीति में हैं। दबी जुबान से जो चर्चा है उसमें मीसा और रोहिणी दोनों को इस वक्त तेजस्वी कैंप के खिलाफ माना जा रहा है। करीब 2 साल पहले सक्रिय राजनीति में आई रोहिणी आचार्य बिहार की सियासत में बीते 2 दिनों से चर्चित नाम बन चुकी हैं। रोहिणी लालू राबड़ी की दूसरी सबसे बड़ी बेटी हैं। उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है। रोहिणी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से हुई है। 2002 में रोहिणी की शादी के वक्त काफी विवाद हुआ था। उस समय लालू के सालों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने बारातियों के लिए शोरूम से जबरन गाड़ियां और सोफे उठवा लिए थे। एक बेटी और 2 बेटों की मां रोहिणी परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सारण से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी ने उन्हें करीब 14,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे के मुताबिक रोहिणी 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन है। लेकिन रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो गोले बरसते जुबान के साथ वो तमाम सोशल मीडिया पोस्ट करके विरोधियों पर निशाना साधती रही हैं और सुर्खियां भी बटोरती रही हैं। अब जल्दी से आपको उस किरदार के बारे में बता देते हैं जिन्हें लालू परिवार में बगावत का खलनायक माना जा रहा है। आरजेडी के भीतर और बाहर इन दिनों एक ही नाम की चर्चा है और वो है संजय यादव। आरजेडी और लालू परिवार में उनके खिलाफ बढ़ता गुस्सा ये साफ दिखा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से मिलना पहले भी आसान था और आज भी बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव तक पहुंचने के लिए संजय यादव से होकर ही गुजरना होता है। कई लोग संजय को तेजस्वी तक पहुंचने की एक अनिवार्य सीढ़ी मानते हैं। संजय यादव आमतौर पर पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। वो तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह नजर आते हैं।
संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नंगल सिरोही गांव के रहने वाले हैं। जानकारों के मुताबिक क्रिकेट के मैदान में ही अभ्यास के दौरान तेजस्वी यादव संजय यादव की दोस्ती हुई। 2013 में चारा घोटाले में लालू यादव की जेल जाने के बाद राबड़ी देवी ने तेजस्वी को दिल्ली से वापस बुलाया तो तेजस्वी ने अपने खास दोस्त संजय यादव को भी बिहार बुला लिया। संजय यादव कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। माना जाता है आरजेडी को लालू प्रसाद यादव की पहचान से बाहर निकालकर एक नई पहचान दिलाने की कोशिश में संजय यादव की बड़ी भूमिका है। 2024 में उन्हें तेजस्वी यादव ने राज्यसभा भेजा तो हर कोई चौंक गया। आज संजय यादव को आरजेडी का सबसे बड़ा रणनीतिकार और तेजस्वी का सबसे करीबी सलाहकार माना जाता है। तेजस्वी के इस फैसले का मीसा भारती ने भी विरोध किया था। ऐसा कहा जाता है वो नहीं चाहती थी कि एक बाहरी को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन अब आलम यह है कि दावे के मुताबिक तेजस्वी वही करते हैं, वही बोलते हैं जो संजय यादव कहते हैं। आरजेडी में संजय यादव के रुतबे और दबदबे पर बिहार बीजेपी ने कैसे चुटकी ली है, आगे बढ़ने से पहले वो भी जान लीजिए। समय है महाभारत में एगो संजय रहे जवन आनर धृतराष्ट्र के आंख बन गई। आज के जमाना में लालू परिवार में हरियाणा से एगो संजय आयल बा जौन तेजस्वी के आंख पर पट्टी बांध ले बा। देख रहे हैं कैसे बड़े साहब बड़े पुत्र का मोह में फंसे जा रहे हैं। हम क्या करें संजय? मैं कुछ कहूं? मुझे भविष्य दिख रहा है। महाभारत में एक संजय ने धृतराष्ट्र को सब दिखाया था। आज से तेज प्रताप का हमसे हमारी पार्टी से कोनो नाता नहीं है, कोनो नाता नहीं है, कोनो नाता नहीं है। लीजिए मिठाई खाइए, ये खास हरियाणा से मंगवाई है। आज से आप ही पार्टी के माई बाप हैं। और आप हैं हमारे किंग मेकर। तो भारतीय जनता पार्टी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। वो वीडियो बनाकर उसे जारी भी कर रही है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के परिवार में ये जो विवाद चल रहा है, ये कहां पर जाकर खत्म होगा या चुनाव में इसका नुकसान भी इस पार्टी को उठाना पड़ेगा, रहेगी हमारी नजर। खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से गाली दी गई। बिहार की राजनीति पर इस पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक बनी हुई है। आज मैंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस पर सवाल किया, जो अब से थोड़ी देर के बाद रात 10:30 बजे आप देखने जा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। रक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया है, मोदी की मां को गाली देना देश की राजनीति का दुर्भाग्य है। मेरी पार्टी में किसी ने ऐसा किया होता तो सबसे पहले जाकर मैं क्षमा याचना करता। सुनिए रक्षा मंत्री को। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को खासतौर से कभी इतने लंबे समय तक विपक्ष में रहने की आदत नहीं रही। अब उनके मंच से बिहार में हम सब ने देखा पीएम मोदी की मां को गाली दी गई और उसके बाद बिहार कांग्रेस की ओर से एआई वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी और उसके साथ रिश्ते को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्य। तो इस तरह की राजनीति मैं समझता हूं कि ऐसी हरकत यदि हमारे यहाँ कोई किसी ने कर दिया होता तो मैं सबसे आगे आकर मैं क्षमा याचना करता। और मैं ही नहीं, शायद मोदी जी भी इसके लिए खेद व्यक्त करते। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं अमेरिका का। पहले टैरिफ बढ़ाया, फिर चाबहार पोर्ट पर छूट खत्म और अब H-1B वीजा पर सख्ती। ट्रंप के ये वो नए टैंट्रम हैं जिसने भारत की चिंताओं में इजाफा कर दिया है। बीते कुछ दिनों से ट्रंप भारत को दोस्त दोस्त बोल रहे थे। ये लग रहा था कि ट्रंप के इन सुरों से टैरिफ का टेरर कम हो जाएगा, लेकिन इस उम्मीद के उलट ट्रंप ने भारत पर ही एक और तीर दाग दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। कल रात ही ऑर्डर पर दस्तखत किया। आज सुबह इस खबर ने आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों का वीकेंड खराब कर दिया। इसका सीधा असर फिलहाल नौकरी पेशा वाले वर्ग पर पड़ने वाला है। पहले वो भारतीय जो H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं और दूसरे वो जो अमेरिका जाकर नौकरी करना चाहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो लाखों नौकरियों और डॉलर कमाने के सपने को झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख फीस वसूलेगा। रुपए में इसको बदलें तो करीब 88 लाख रुपए होते हैं। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस मात्र 1 से 6 लाख रुपए तक की ही थी। बदलाव रविवार यानी 21 सितंबर से लागू हो जाएगा।
यानी आईटी समेत अलग अलग क्षेत्र की जो भी कंपनी अमेरिका में दूसरे देशों में कर्मचारियों को नौकरी पर रखेगी, उसे ट्रंप सरकार को भारी फीस चुकानी पड़ेगी, यानी सौदा महंगे का होगा। More will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. अमेरिका की सरकार 3 साल के लिए H-1B वीजा देती है, जिसे 3 और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल 6 साल अमेरिका में काम का मौका मिल जाता है। लेकिन अब ट्रंप सरकार के इस कदम का सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान भारतीयों को होने जा रहा है। H-1B वीजा के कुल लाभार्थियों में 70% के करीब भारतीय हैं। साल 2023 में 4 लाख H-1B वीजा में से 2,88,000 भारतीय लाभार्थी बने थे, यानी बीते 6 साल से लाखों भारतीय H-1B वीजा के तहत अमेरिका में काम कर रहे हैं। TCS, इंफोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट जैसे भारतीय कंपनियां और एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी कंपनियां जो बल्क में भारतीयों को भर्ती करती हैं, नए नियमों से उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। भारत की आईटी कंपनीज जो कि अमेरिका के साथ करीब $200 बिलियन का बिजनेस साल में करती हैं, वो इस की लाभार्थी हैं। आवर्जन पर प्रतिबंधित कानून बनाना एक तरह से इन गतिविधियों को अंकुश देगा। इसका प्रतिकार और कई तरीके से हो सकता है, जैसे आउटसोर्सिंग भारत से की जा सकती है उसी काम की। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को विपक्ष विदेश नीति की हार बता रहा है, तो बीजेपी ट्रंप को सद्बुद्धि मिलने की प्रतीक्षा कर रही है। विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए फेल हैं, H-1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप? वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते ही नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौज में भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H-1 वीजा वाले अच्छी नौकरी ना करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H-1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी। मैं उनके शीघ्र सद्बुद्धि की प्रतीक्षा और कामना करता हूं ईश्वर से। ट्रंप प्रशासन ने यह बदलाव अगले 1 साल के लिए लागू किया है। विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि मामला न्यायिक समीक्षा के लिए भी जा सकता है। हो सकता है कोर्ट की चौखट से कोई राहत की खबर आ जाए। भारत सरकार भी इस फैसले पर अपनी नजर बनाकर रखी हुई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर उचित समाधान की उम्मीद जताई है। खास बात यह है कि ट्रंप की पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया भी H-1B वीजा की मदद से ही अमेरिका पहुंची थीं। मेलानिया मूल रूप से स्लोवेनिया की हैं, जो मॉडलिंग में करियर बनाने 1996 में अमेरिका आई थीं। आगे बढ़ते हुए और अब आज का स्पेशल शो विश्व विध्वंस की ग्रहण लीला। क्या रविवार और सूर्य के संयोग से बन रहा है खतरनाक ग्रहण का योग? क्या चंद्र ग्रहण के बाद अब सूर्य ग्रहण से बदलेगी दुनिया की सियासत? क्या सूर्य के ग्रहण से मिलने वाली है सत्ता को चुनौती? क्या ग्रहण के डबल अटैक से मचने वाली है दुनिया में तबाही? क्या 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण बदलने वाला है धरती की चाल? क्या अब तक जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था?
क्या ग्रहण का कॉकटेल कयामत का काउंटडाउन है? अब क्या होगा? क्या और भी कुछ भयानक होगा? किसी भी ग्रहण के 45 दिन तक कुछ ना कुछ घटनाएं जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती ही मिलती हैं। देवी के आगमन से ठीक पहले लग रहा ग्रहण क्या किसी खतरनाक सूचना का संकेत है? अब जो उथल पुथल हमें दिखाई देगी वो राजनीति में दिखाई देगी। अब जो उथल पुथल होगी वो भूकंप से जुड़ी होगी और धार्मिक युद्धों से और लोगों का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरने से होगी। जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, तबाही अभी बाकी है। नवरात्र और सूर्य ग्रहण का मेल, ग्रहों का खतरनाक खेल। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। अब कल 14 दिन के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है। वैसे तो आज के वैज्ञानिक युग में ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। तबाही, बर्बादी, आपदा की आहट है। वैसे तो कल का ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन जहां पर दिखेगा वहां अच्छी संख्या में भारतवंशी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की संख्या करीब 10 लाख है, न्यूजीलैंड में 2,70,000, फिजी में 3 लाख से ज्यादा भारतवंशी हैं, यानी 15 लाख से ज्यादा भारतीयों पर सूतक का साया पड़ने वाला है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके परिवार से होंगे, आपके जानने वाले भी होंगे। हमारा देश परंपराओं को मानने वाला देश है। यहाँ विज्ञान में भी धार्मिक ज्ञान है, इसीलिए ज्योतिष के जानकार ग्रहण से सावधान कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने में लगने वाले 2 ग्रहण को शुभ नहीं माना जा रहा। वैसे भी चंद्र ग्रहण ने जो ट्रेलर देश और दुनिया को दिखाया है वो बेहद खतरनाक है। इस रिपोर्ट के जरिए हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि ये बताना है कि अगर धर्म के जानकार कुछ बोल रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज कतई नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण से महीने भर पहले धरारी में आई थी तबाही। चंद्र ग्रहण के ठीक अगले दिन जल उठा था नेपाल। सूर्य ग्रहण से पहले सहस्त्रधारा में आई सबसे बड़ी तबाही। सूर्य ग्रहण से पहले दुनिया के कई देशों में जली विद्रोह की ज्वाला। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच देश दुनिया में कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसने ज्योतिष विज्ञान की भविष्यवाणी को सच साबित किया है। 15 दिन तक लगातार युद्ध की स्थितियां रहेंगी, तो ऐसी आपदाएं कल सुबह होने से पहले ही सुनाई दिखने लगेंगी। आने वाले समय में भी खराब हैं, ये तबाही का संकेत है। बहुत सावधान रहना होगा। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर जनता जो है सरकार के सिंक में नहीं होगी। सत्ता में कोई ना कोई नेता जो है वो अपने पद से इस्तीफा देगा। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था और 14 दिन बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष का विज्ञान और गणना करने वालों का ज्ञान कहता है कि महीने भर में 2 ग्रहण लगना दुनिया के लिए शुभ नहीं है। चंद्र ग्रहण बीत गया, उसका असर देश दुनिया में खूब दिख चुका है। जिस वक्त देश को माता रानी के आगमन की तैयारी करनी है, उस समय दुनिया पर यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण के योग का संयोग देखिए। रविवार का दिन है जो भगवान भास्कर यानी सूर्य का ही दिन माना जाता है। पितृपक्ष की समाप्ति हो रही है। देवी पूजा की शुरुआत के लिए महालया का मुहूर्त है और उसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। बहुत से लोग जो महालया को नहीं जानते, उन्हें बता दें कि मान्यताओं के मुताबिक देवी मां इसी दिन धरती पर कदम रखती हैं। पश्चिम बंगाल में इस दिन का काफी महत्व है। मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार महालया के दिन ही देवी की आंखों में रंग भरते हैं, यानी एक तरफ देवी का आह्वान है तो दूसरी तरफ धरती पर सजीव दिखने वाले एकमात्र भगवान सूर्य को ग्रहण लग रहा है। अब आप इसे महासंयोग ही मानिए कि इस साल चैत्र नवरात्र के ठीक एक दिन पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था। मतलब चैत्र नवरात्र की शुरुआत से पहले भी ग्रहण था और शारदीय नवरात्र के पहले भी ग्रहण लग रहा है। ग्रहण के साय में ही नवरात्रि शुरू हो रही है। कई जगहों पर जब दिन खत्म हो रहा होगा, भारत में उदय हो रहा होगा, क्योंकि रात के 3 बजे तक है, एक तरह से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और तभी ग्रहण लग रहा है। और इसमें एक ही चीज बस अच्छी है, क्योंकि पूरा ग्रहण पितृपक्ष के साय में रहा।
अगले 15-20 दिन जो ग्रहण की वजह से खराब हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद इस नवरात्रि में जब 9वीं 10वीं तिथि आएगी उसके बाद से स्थितियों में परिवर्तन आएगा, सुख समृद्धि, इकोनॉमी और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वापस आएगी। भारत में किसी भी ग्रहण को देखने का दो नजरिया, पहला नजरिया वैज्ञानिक है और दूसरा धार्मिक। वैज्ञानिक नजरिया कहता है कि ग्रहण एक महज खगोलीय घटना है, जबकि धार्मिक नजरिया कहता है कि ग्रहण कोई भी हो, धरती पर उसका बुरा असर जरूर पड़ता है। क्योंकि भारत में ग्रहण को धार्मिक नजरिए से देखने वालों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा 15 दिन में लगे दो ग्रहण को ज्योतिष विद्या के जानकार सही नहीं मानते। एक पक्ष में दो ग्रहण कभी नहीं अच्छा कहा गया। 2019 पे भी मैंने भविष्यवाणी करी थी, जब पौष मास में एक पक्ष में दो ग्रहण आए थे, उसके बाद कोविड की बानगी पूरे संसार ने देखी, और इस बार पितृ पक्ष में ये हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हैं। 30 अक्टूबर तक भारत में, विदेशों में इसका असर खराब होगा, तमाम सत्ताएं पलटी जाएंगी, तमाम नेताओं को अपनी गद्दी खोनी पड़ेगी, और जल प्रलय से लेके भूकंप और सुनामी आने वाले 20 दिन के अंदर किसी देश को क्षति पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। वैसे तो बहुत से लोगों का मानना है कि चूंकि ग्रहण भारत में नहीं दिखने वाला, इसलिए इसका प्रभाव यहाँ नहीं होगा, लेकिन धर्म विज्ञान कहता है कि सूर्य तो एक ही है, इसलिए ग्रहण कहीं भी लगे इसका असर धरती पर जरूर पड़ेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होना तय है। वैसे भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाले लोग देख पाएंगे। आपका कोई जानने वाला या रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहता है तो उस पर सूतक काल का प्रभाव भी माना जाएगा। ग्रहण की शुरुआत के वक्त न्यूजीलैंड में सुबह 5:29 का वक्त रहेगा। भारतीय समय के मुताबिक रविवार की रात 10:59 से ही ग्रहण की शुरुआत होगी, जो सुबह 3:24 तक चलेगा, यानी कुल 4 घंटा 25 मिनट तक सूर्य ग्रहण के आगोश में रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है। सबसे पहले अगर आप गर्भवती हैं तो इसका कोई भी सूतक पातक आपके ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन क्योंकि सूर्य देव एक हैं और खुली आंखों से वो देवता हैं जो हमें दिखते हैं, तो जब सूर्य देव को ग्रहण लगेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका असर भारत पर ना हो, आपकी और मेरी निजी जिंदगी पर ना हो। तो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, इसका असर भारत पर भी होगा, भारत की राजनीति पर भी होगा, और इसका असर से हम अछूते नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम ग्रहण पे कहते हैं कुछ खाइए मत, तुलसी डालिए और थोड़ी नियमों का पालन कीजिए, वो नियम इस बार भारत पर लागू नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है, तो इस स्थिति में सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इस खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। तारीख 28 मार्च 2025, जगह बैंकॉक, थाईलैंड। Oh my God! दुनिया के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट में से एक बैंकॉक उस दिन भूकंप से हिल गया। 7.2 तीव्रता से धरती हिल गई। तबाही ऐसी मची कि पूरा का पूरा शहर कराह उठा। मलबे के ढेर में बैंकॉक बदल गया। उसी दिन म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। वहां से आई हर तस्वीर भयानक बर्बादी की गवाही दे रही थी। 5000 से ज्यादा लोग म्यांमार में ही मारे गए थे। ये महज संयोग था कि 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, और ग्रहण से पहले दुनिया के इन दो खूबसूरत देशों पर कुदरत का कहर टूटा था। धर्म और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ग्रहण का असर भूकंप के रूप में आता है। प्राचीन भारत के विद्वान वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में भूकंप और ग्रहण के रिश्तों पर लिखा है। वराह मिहिर के मुताबिक ग्रहण से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद के बीच भूकंप आ सकता है। कभी कभी ये ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी आ सकता है। देखा भी आपने इन 15 दिन में चंद्र ग्रहण का असर बहुत ज्यादा हुआ। अभी क्या है कि आपके पास एक हाथ से आप टाटा कर रहे थे, अब दोनों हाथ मिलकर ताली बजेगी, तो अब जो चीजें होंगी वो ज्यादा खतरनाक होंगी। ये 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर अगले 45 दिन तक ग्रहण का इम्पैक्ट रहता है, बट मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट 15 डेज तक रहेगा। ज्योतिष विज्ञान में ऐसा माना जाता है
कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव काल में समुद्री आपदाएं आती हैं, जबकि सूर्य ग्रहण के प्रभाव के दौरान धरती से जुड़ी आपदाएं असर दिखाती हैं। वैसे तो औसतन एक साल में 20,000 भूकंप दुनिया में आते हैं, लेकिन ग्रहण की स्थिति में धरती का हिलना महज संयोग भर नहीं माना जाता। 28 मार्च 2025 को ग्रहण के एक दिन पहले एशिया के कई हिस्सों में भारी भूकंप आया था। पिछले साल की बात करें तो सूर्य ग्रहण से 3 दिन पहले 5 अप्रैल 2024 को अमेरिका में भूकंप आया था। 2 अक्टूबर 2024 को भारत में भी भूकंप आया था। उस दिन सूर्य ग्रहण लगा था। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण के ही दिन पूर्वोत्तर में बड़ा भूकंप आया था। ये हाल के दिनों की कुछ घटनाएं जिनको ग्रहण से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ग्रहण के असर का सबसे बड़ा सबूत अभी नेपाल में दिखा, जहां चंद्र ग्रहण के ठीक अगले दिन जेन ज़ी विद्रोह हुआ। पूरा का पूरा नेपाल आंदोलन की आग में जल उठा। इस बार सूर्य शनि आमने सामने है। समसप्तक योग बन रहा है। सूर्य कौन? सत्ता, राज्य, देश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और शनि कौन? जनता। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो क्या होता है? तख्ता पलट, जो कि नेपाल में हुआ। अभी एक और निश्चित तौर पर इसकी वानगी देखी जाएगी। ये महज सिर्फ संयोग नहीं कहा जा सकता कि चंद्र ग्रहण का सबसे पहला असर हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल पर दिखा, क्योंकि नेपाल वो देश है जहां 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो ग्रह नक्षत्र और ग्रहण को धार्मिक नजरिए से देखते हैं, उसे मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जिस बात का उल्लेख है और जो बातें धर्म के जानकार ज्योतिष के धुरंधर कह रहे हैं, उसका सटीक उदाहरण नेपाल है। जेन ज़ी से रिलेटेड कोई विरोध सोशल मीडिया को लेकर हो सकता है, फिर से कंटिन्यू हो सकता है। युद्ध की स्थितियां अभी अंत नहीं हुआ। देश दुनिया पर बहुत प्रभाव आप देखेंगे। और नेपाल ही क्यों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए बवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्ता के खिलाफ ये देश भी सुलग रहा है। बवाल और हंगामे की तस्वीरें 2 दिन पहले भी आई हैं। उधर चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण के बीच ब्रिटेन में लाखों लोगों का सड़क पर उतरना भी महज संयोग नहीं हो सकता। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर भी इन दिनों अंदर ही अंदर उबल रहा है। ये तो सूर्य ग्रहण से पहले की तस्वीरें हैं। सवाल तो ये है कि क्या सूर्य ग्रहण दुनिया में और ज्यादा स्थिरता का माहौल लाएगा? सूर्य ग्रहण क्या किसी नेता की गद्दी लेने वाला है? जनता कहीं ना कहीं सत्ता पलट करेगी, जनता में विध्वंस होगा और सरकारें गिरेंगी, बनेंगी, बड़े नेताओं को अपनी गद्दियां छोड़नी पड़ेंगी। निश्चित तौर पर सूर्य ग्रहण के बाद आप सत्ता परिवर्तन, बड़े राजनेताओं को हानि, जनहानि, खास तौर से कहीं तख्ता पलट और सुनामी, भूकंप जैसी घटनाएं देखेंगे। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ग्रहण का प्रभाव अगले 1.5 महीने तक दिखेगा, इसलिए सावधान रहने की बहुत जरूरत है। हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि ये सारी बातें धार्मिक और ज्योतिषीय गणना के आधार पर कही जा रही हैं। इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विज्ञान ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना ही मानता है। उसके हिसाब से सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हुए बात भारत की मार से पस्त दहशतगर्दों की। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों ने भारतीय सेना के खौफ से अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए हैं। आतंकी आकाओं को डर सता रहा है कि कहीं उनके अड्डे फिर से भारत के निशाने पर ना आ जाएं। इसी वजह से पाकिस्तान में आतंकी टेरर कैंपों को शिफ्ट किया जाने लगा है। देखिए। आतंकी नंबर 1 लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद। आतंकी नंबर 2 जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर। आतंकी नंबर 3 हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन। ये तीनों चेहरे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में छिपी दहशतगर्दों की ये टोली खौफ में है। इसलिए पाकिस्तान में इन दिनों आतंकियों ने अपने अड्डों को गुमनाम जगहों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। आतंकी संगठनों के इसी डर पर मुहर लगा रही है एबीपी न्यूज को मिली ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के मानसहरा की है, जहां जैश के नए आतंकी कैंप का निर्माण तेजी से चल रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर डीर की है,
जहां हिजबुल मुजाहिदीन ने आतंकियों के लिए HM 313 के नाम से नया ट्रेनिंग कैंप तैयार कर लिया है और इसके निर्माण से लेकर संचालन की कमान पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमांडो और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर खालिद खान को दी गई है। पाकिस्तान के पेशावर शहर में इसी महीने 25 तारीख को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद एक छद्म नाम अल मुराबतून के नाम से एक मजमे का आयोजन करने जा रहा है। ये मजमा ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की याद में आयोजित किया जाएगा। और अब वीडियो ऑफ द डे। चीन में बना ये मानव रहित विमान इन दिनों सुर्खियों में है। ये छोटा विमान सिर्फ 1 घंटे में 161 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस विमान में करीब 200 किलोग्राम वजन के पार्सल कहीं भी भेजे जा सकते हैं। इस विमान को खास तौर पर खेती से जुड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए तैयार किया गया है। और अब आज का जनहित मंत्र। जीवन में 2 तरह के लोग ही नाकाम होते हैं। पहले वो जो सिर्फ सोचते हैं, कुछ करते नहीं, और दूसरे वो जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।